मुश्किल के दौर में भारत के साथ खड़ा रहा है। अगर आज हमारा विदेश मंत्रालय जितनी फुर्ती से अरविंद केजरीवाल जी के बयान का खंडन करने के लिए मैदान में उतरा, अगर उससे आधी फुर्ती इन्होंने वैक्सीन जो भारत सरकार ने पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान भेज दी, उस एक्सपोर्ट को रोकने में लगाता, तो शायद हिंदुस्तान में कई जानें बच जाती। अगर वैक्सीन इंपोर्ट करने में विदेश मंत्रालय काम करता, लगभग 6 मिनट में आपके पास रहा हूं। अब मैं रुक करता हूं नुपुर शर्मा का। नुपुर शर्मा, आपने पिछले 6 मिनट में राघव चड्ढा को सुना है, वो तो कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल ने तो सिंगापुर वेरिएंट बोला ही नहीं। ये कहानी कहां से खड़ी हो गई? ये सिंगापुर की सरकार को कैसा लग रहा है? ये बीजेपी को कैसा लग रहा है? ये केंद्र की सरकार को कैसे क्यों लग रहा है? और बीजेपी नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री की छवि को लेकर चिंतित। मैं 2 बात कहूंगी। सबसे पहले तो अमीर जी, बहुत अच्छा लगा आपको वापस स्वस्थ देख के। आपको शुभकामनाएं, आप ऐसे ही ठीक रहे। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि खासकर आम आदमी पार्टी के लिए मतलब बेशर्मी की हद है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे इनको झाड़ पड़ गई। किस तरीके से हाई कमीशन ने अरविंद केजरीवाल जी आपने सही पकड़ा, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, अमेरिका के मुख्यमंत्री या भारत के मुख्यमंत्री नहीं है। चाहते वो यही है, वो मेगालोमेनिया ऐसा है कि उनको लगता है कि वो यूनिवर्स के बिल्कुल मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जिस तरीके से उनको झाड़ पड़ रही है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे उनकी बेइज्जती हो रही है। साफ 2 बात हो गई है। सबसे पहली तो आधी जानकारी दुगनी बेईमानी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा उनके ट्वीट को। या तो अब राघव जी को हिंदी नहीं आती, अंग्रेजी नहीं आती। अब ये जो इन्होंने नए रूप की बात करी है, वेरिएंट का हिंदी का क्या मतलब होता है? रूप, स्वरूप या प्रकार? तो आपने एक तरीके से तो कह ही दिया कि सिंगापुर का नया एक प्रकार का, एक नए रूप का एक बीमारी आ गई है। इनके मुख से आप कभी चाइनीज वायरस और वुहान वायरस नहीं सुनेंगे। यही पे लेकिन वो कह रहे हैं कि आपको सिंगापुर की चिंता है, हमें देश की चिंता है, हमें बच्चों की चिंता। देखिए, इनको अगर कोई भी चिंता होती बच्चों की या दिल्ली के नागरिकों की, तो ये 3 चीज करते। मैं इनके ऊपर नहीं बोली। 6 मिनट अपना भाषण देके जलेबी बना के आप अपनी बात तो रखिए, वो भी अभी आपके बीच में नहीं बोलेंगे, आप अपनी बात तो रखिए। हाँ, अब ये अगर इनको बच्चों की या नागरिकों की या दिल्ली की जनता की थोड़ी सी चिंता होती, तो ये 3 चीज करते। सबसे पहले आप देखिए, इनका आज ये हाल हो गया है कि बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, चलो अनर्गल बातें कर ले, टीवी पे बना रहेगा नाम। कैसे? अब ये उच्च न्यायालय में कहते हैं 15,000 बेड पाइपलाइन में है, बनेंगे कोरोना वायरस संक्रमित लोगों के लिए। वहां पे उच्च न्यायालय के जजेस इनको पकड़ के कहते हैं पाइपलाइन होता है, कहाँ है बिस्तर, कहाँ है अस्पताल? इनको दिल्ली के नागरिकों की चिंता होती तो दिल्ली उच्च न्यायालय इनका झूठ और चोरी नहीं पकड़ता कि तुमने द्वारका में 250 बेड का अस्पताल के बारे में झूठ कैसे बोला। अगर इनके दिल में इतनी सी भी नियत साफ होती तो इनको दिल्ली उच्च न्यायालय नहीं कहता लॉलीपॉप पकड़ाना बंद करो, तुम काम क्या कर रहे हो, तुम्हारे बस की नहीं है, केंद्र सरकार को बाहर दे दो। इतनी सी नियत साफ होती तो ऑडिट से इनकार नहीं करते उच्च न्यायालय के अंदर। बार इनका स्टैंडिंग काउंसिल खड़े होकर कहता है हमें ऑडिट नहीं चाहिए। जैसे ही ऑडिट हुआ तो एकदम से कहते हैं हमारे पास तो फालतू की ऑक्सीजन ले जाइए, हमारे पैसों की रिपोर्ट ने भी बता दिया। देखिए, अगर आप पोर्ट की बात करेंगे, देखिए वो विषय नहीं है। अगर आप पोर्ट की बात करेंगे नुपुर, तो फिर कुछ पोर्ट ने ऑक्सीजन सप्लाई पे भी केंद्र सरकार पे भी सवाल उठाया था और उसका भी जवाब दिया गया था। देखिए, दोनों तरफ की बात है। नहीं, आप वो विषय नहीं है ना मेरा नुपुर, आपको लग सकता है कि आपको उससे बोल रहा है, लेकिन वो विषय मेरा नहीं है। लेकिन आपने अपनी बात को रखा। मेरे को क्विकली राघव चड्ढा का रिस्पॉन्स लेने दीजिए, फिर मैं डॉक्टर रवि मलिक और रोहन जी के बाद। जितने शानदार विचार रखते हैं, समझ रहे हो ना? मजा आया। बढ़ाने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। टीका की सप्लाई बढ़ाने के लिए जो बड़े पैमाने पर काम हो रहा है, उसे तो पहले किया जाना था। तब शायद छोटे पैमाने पर ही काम करने से हो जाता। कितना काम हो रहा है बता रहा हूं। 2 अक्टूबर को विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत और दक्षिण अफ्रीका अपील करते हैं कि टीका बनाने वाली कंपनियां पेटेंट का अपना अधिकार छोड़ दें, ताकि दूसरी अनेक कंपनियां बनाने लग जाएं। जबकि अपने देश में मोदी सरकार, जिसके पास भारत बायोटेक का साझा पेटेंट है, खुद भारत की ही दूसरी कंपनियों को अधिकार नहीं देती। 7 महीने का कीमती वक्त चला गया। अब एक और कमाल की बात बताता हूं। बायोटेक का पेटेंट भारत सरकार साझा करती है, तो प्रधानमंत्री इस स्तर पर फैसला ले सकते थे कि दूसरी कंपनियां भी बनाएंगी। जो काम प्रधानमंत्री का है, उसका सुझाव परिवहन मंत्री दे रहे हैं। जब किसी बात की डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होता है तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो ये वैक्सीन वाली कंपनी एक के बजाय 10 लोगों को लाइसेंस दे और रॉयल्टी भी ले, कोई सेवाभावी करके ना करे। और जैसे मैंने ये दवाइयां न होने वाली तैयार कर ली, तो वैक्सीन का प्रोडक्शन अगर 10 जगह खुल जाए, जैसे हाफकिन को इंपॉर्टेंस मिला है, तो मनसुख भाई मेरा अनुरोध है कि आप हर राज्य में 2-2, 3-3 लेबोरेटरी ऑलरेडी है। मेरी जानकारी है कि उनकी क्षमता भी है और उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। फार्मूला देकर इनका उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके अगर ये संख्या बढ़ाएंगे तो पहले उनको कहिए देश में दीजिए, बाद में ज्यादा होगा तो एक्सपोर्ट करिए। तो मुझे लगता है ये तुरंत 15 दिन 20 दिन में हो सकता है। तो थोड़ा ये तो मेरे अंदर का विषय नहीं है, आप अनाय से दिल्ली में है, तो ये जो वैक्सीन का प्रॉब्लम है अगर इसमें सुलझाने में अगर आपको उचित लगे तो इसका जरूर विचार करिए। लगता है सरकार आपस में बात नहीं कर रही है, तभी गडकरी को बाहर सुझाव देना पड़ रहा है। बाद में गडकरी ने एक बयान जारी कर अपने इस बयान पर सफाई दी, जिससे यह साफ हो गया कि वाकई सरकार के मंत्रियों को पता नहीं है कि सरकार क्या कर रही है। नितिन गडकरी कहते हैं, 18 मई को स्वदेशी जागरण के द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में मैंने टीका उत्पादन बढ़ाने का सुझाव दिया था। मुझे पता नहीं था कि मुझसे पहले रसायन व उर्वरक मंत्री मनसुख बताया था कि सरकार उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कर रही है। सम्मेलन के बाद मुझे बताया गया कि सरकार ने 12 अलग अलग कंपनियों की मदद करनी शुरू कर दी है, ताकि निकट भविष्य में टीके का उत्पादन बढ़ाया जा सके।
मुझे पता नहीं था कि उनके मंत्रालय ने मेरे सुझाव से पहले ही काम शुरू कर दिया है। स्वदेशी जागरण के सम्मेलन में वाइस चांसलर बुलाए गए हैं, यह अलग विषय है। उसे संबोधित कर रहे हैं मंत्री नितिन गडकरी को ही पता नहीं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सवाल चाहे जितने हों, जवाब की तरह नहीं दिया जा रहा। हमारे सहयोगी परिमल के सवाल का इतना ही जवाब मिला जो कि जवाब था भी नहीं। अलग अलग समय पर सरकार के जवाबों को आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जवाब देने का मतलब आपको घुमाते रहना है। फरवरी महीने में केंद्रीय बजट में मोदी सरकार कहती है कि टीके की खरीद के लिए 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मोटी हेडलाइन छप जाती है। 10 मई को वित्त मंत्रालय की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी होती है। उसमें कहा जाता है कि बजट में जो 35,000 करोड़ का प्रावधान राज्यों को देने के लिए किया गया था, वो राज्यों को हस्तांतरण शीर्षक के नीचे किया गया था, ट्रांसफर। इसी से केंद्र टीका खरीद रहा है और राज्यों को दे रहा है। टीकाकरण के लिए राज्यों को दी गई राशि वास्तव में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा संचालित होती है, यानी हेल्थ मिनिस्ट्री खर्च करती है। इस प्रेस रिलीज की आखिरी पंक्ति यह है कि राज्यों को हस्तांतरण शीर्षक वाली मांग के उपयोग का अर्थ यह नहीं कि केंद्र द्वारा खर्च नहीं किया जा सकता है। जब स्टेट को ही खरीदना है तो उनके लिए 35,000 करोड़ से जो प्रावधान किया गया है, केंद्र क्यों खरीद रहा है? केंद्र 150 रुपए में टीका खरीदकर राज्यों को दे रहा है। क्यों राज्यों को अधिक कीमत पर उसी कंपनी से टीके की खरीद करनी पड़ रही है? क्या केंद्र अपने टीका खरीदने के लिए अलग से फंड नहीं रख सकता था? राज्यों को दिए जाने वाले फंड से राज्य टीका खरीदते। अब जब यह पैसा राज्यों को नहीं मिलेगा, न दिया जा रहा है, तो उनके पास टीका खरीदने का पैसा कहां से आएगा? जीएसटी का बकाया अलग से है। बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने कहा है कि 2 तिमाही से जीएसटी की बैठक नहीं हुई है। राज्यों की आर्थिक स्थिति भी खस्ता है। 16 मार्च को कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा के सवाल के जवाब में स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे राज्यसभा में कहते हैं कि सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे स्वतंत्र रूप से टीका बनाने वाली कंपनियों से टीके की खरीद के लिए कोई करार न करें। इसका मतलब यह हुआ कि राज्य सरकारों को खुद से टीका खरीदने की अनुमति नहीं दी गई थी। 19 अप्रैल को मोदी सरकार राज्य सरकारों को टीके की अतिरिक्त खुराक सीधे वैक्सीन निर्माताओं से खरीदने की अनुमति देती है। राज्यों ने विरोध किया, लेकिन जब उन पर थोप दिया गया तो ग्लोबल टेंडर निकालने लगे। ग्लोबल टेंडर तो केंद्र सरकार को पहले निकालना चाहिए था। क्या अब राज्यों को विदेशों में अपना दूतावास भी बनाना पड़ेगा? बीएमसी ने 12 मई को 1 करोड़ टीके की डोज के लिए ग्लोबल टेंडर निकाला। 18 मई की डेडलाइन थी, पर कोई नहीं आया। अब 1 हफ्ता और डेडलाइन बढ़ा दी गई है। जो सरकार 19 अप्रैल से पहले तक कह रही थी कि कोई राज्य अपने से टीका नहीं खरीद सकता है, वह सरकार 9 मई को सुप्रीम कोर्ट में कहती है कि राज्य टीका कंपनियों से टीका खरीदने लगे हैं। केंद्र सरकार टीका कंपनियों से सलाह मशविरा कर तय करती है कि कौन सा राज्य कितना टीका खरीदेगा, ताकि कोई राज्य अधिक और कोई कम न खरीद ले। केंद्र हर राज्यों को लिखकर देता है कि आप मई के महीने में इतना टीका खरीद सकते हैं। राज्यों को दिया गया पैसा केंद्र देने से पहले रोक ले, राज्यों से कहे कि आप खुद खरीदें, लेकिन कितना खरीदेंगे यह तय केंद्र सरकार कर रही है। 2 कंपनियों से खरीद के मामले में पहले केंद्र सरकार ही तय कर रही थी, अब भी केंद्र सरकार तय कर रही है। केंद्र सरकार कहती है कि भारत की दोनों कंपनियों से 50% टीका वह खरीदेगी, 25% राज्य खरीदेंगे और 25% प्राइवेट पार्टियां खरीदेंगी। प्राइवेट पार्टी को राज्यों के बराबर लाकर रख दिया गया ताकि वे अधिक दाम में टीके लगा सकें, खरीद सकें, ज्यादा मुनाफा कमा सकें। अब देखते हैं कि प्रधानमंत्री टीके को लेकर राज्यों से क्या कह रहे थे। 8 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्रियों से कहते हैं कि हम एकदम से टेस्टिंग भूलकर वैक्सीन पर चले गए और उसी दिन टीका उत्सव की घोषणा भी कर देते हैं। क्रोनोलॉजी के साथ साथ आपको कंट्राडिक्शन भी समझना होगा, बल्कि अब हिंदी छोड़कर इंग्लिश बोलना होगा। हमारा क्या हुआ है, हम एकदम टेस्टिंग भूल करके वैक्सीन पे चले गए। वैक्सीन जैसे जैसे प्रोडक्ट होगी, जैसे जैसे पहुंचेगी।
हमने लड़ाई जीती थी बिना वैक्सीन को। वैक्सीन आएगी कि नहीं आएगी वो भी भरोसा नहीं था, तब हम लड़ाई जीते हैं। तो आज हमें इस प्रकार से भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है, लोगों को भयभीत होने नहीं देना है। क्या प्रधानमंत्री यह नहीं कह रहे कि वैक्सीन के बिना ही हम इस लड़ाई को जीत लेंगे? प्रधानमंत्री जिस टेस्टिंग की बात कर रहे हैं उसकी हालत पहली लहर और दूसरी लहर में क्या रही आप जानते हैं। गांव में टेस्टिंग की क्या हालत है, कितनी बार बताई जाए। प्रधानमंत्री यह बात अप्रैल में कह रहे हैं जब हर तरफ लोग मरने लगे, लोग टीका कर रहे थे, तब कह रहे हैं कि हम टेस्टिंग को भूलकर वैक्सीन पर चले। अब 18 मई को प्रधानमंत्री कहते हैं कि बहुत बड़े स्तर पर टीके की सप्लाई को बढ़ाने का काम चल रहा है। साथियों, टीकाकरण और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो आर पार। अब तक कोरोना पर देसी सियासत का दौर चल रहा था, लेकिन अब तू मैं का दायरा इंटरनेशनल हो गया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सिंगापुर में कोरोना का नया रूप यानी नया स्ट्रेन जो है वो बच्चों के लिए बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। भारत में ये तीसरी लहर के रूप में आ सकता है। केजरीवाल ने मोदी सरकार को सुझाव भी दे दिए सार्वजनिक तौर पर कि सिंगापुर के साथ हवाई सेवाएं तत्काल प्रभाव से बंद कर दी जाएं। जवाब में सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि केजरीवाल जी मार्च 2020 से ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद हैं, लेकिन इसी बीच सिंगापुर ने केजरीवाल के दावे को सिरे से खारिज करते हुए कड़ी नाराजगी जताई है और कहा है कि राजनेताओं को सच बताना चाहिए, झूठ नहीं कहना चाहिए। सिंगापुर वेरिएंट जैसा कुछ भी नहीं है, जिसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर को कहना पड़ा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का बयान भारत सरकार का और भारत का रुख नहीं है। इस बीच कांग्रेस और बीजेपी में भी टूल किट को लेकर बड़ी जबरदस्त तू मैं हो रही है। उधर देश में कोरोना को लेकर मौत का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा सामने आया है। मात्र 24 घंटे में 4,529 लोगों की मौत हो गई है। ये पिछले साल कोरोना की शुरुआत से 24 घंटे के भीतर मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा है। सवाल यह भी है, क्या हमारे देश में सियासत संवेदनहीन होती जा रही है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। कोरोना काल इंटरनेशनल बवाल। कोरोना पर राजनीति का दायरा बढ़ा तो सियासत के देसी झगड़े में सिंगापुर का एंगल भी आ गया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट में कहा, सिंगापुर में आया कोरोना का नया रूप बच्चों के लिए बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। भारत में ये तीसरी लहर के रूप में आ सकता है। केंद्र सरकार से मेरी अपील, सिंगापुर के साथ हवाई सेवाएं तत्काल प्रभाव से रद्द हों। बच्चों के लिए भी वैक्सीन के विकल्पों पर प्राथमिकता के आधार पर काम हो। इस बयान पर सिंगापुर ने जबरदस्त ऐतराज किया। सिंगापुर ने भारतीय उच्चायुक्त को तलब किया और कहा, राजनेताओं को सच बताना चाहिए, सिंगापुर वेरिएंट जैसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर कहा, गैर जिम्मेदार बयान देने वालों को पता होना चाहिए कि ऐसे बयानों से भारत और सिंगापुर के मैत्रीपूर्ण रिश्तों को नुकसान हो सकता है। मैं स्पष्ट करता हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का बयान भारत का बयान नहीं है। केजरीवाल जी को अफवाहें फैलाने की आदत है। उनको पहले अरे वाह से तमता बड़े हैवी ड्राइवर है भाई।